बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास पढ़े थे, उसमें 2 चैप्टर। भूगोल में पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा सौर मंडल में पृथ्वी। इस पाठ को हम लोग ढंग से पढ़े होंगे, प्रश्नों का उत्तर लिखे होंगे, याद भी करते होंगे, अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग आमने सामने प्रश्न करके और उत्तर नहीं ले पाते, फिर भी अच्छी जानकारी के साथ हम लोग अपने अध्याय को पढ़ते हैं और प्रश्नोत्तरों को याद करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, हमारा सूरज सौर मंडल का एक परिवार है जिसमें सूर्य उसमें मुखिया था। पृथ्वी हमारी ग्रह जो सूर्य से प्रकाशित होती है और विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाने वाले घटक और सूर्य से ऊर्जा का वर्णन इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग दूसरे अध्याय में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। भैया बहनों, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ध्यान से सुनेंगे। ग्लोब का अर्थ है पृथ्वी का एक मॉडल, एक प्रतिमूर्त, जो हमारे पृथ्वी अर्थात हमारे पूरा संसार है उसका एक छोटा सा मानक के रूप में प्रतिमूर्त। जैसे आप देखते हैं ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ इस बुक में ग्लोब हम देखते हैं। इस ग्लोब के ऊपर 2 ग्लोब, उसके बारे में हम बताएंगे भी। ये ग्लोब हमारे मतलब कि ये गोल नहीं है, पूर्णतः हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर जो है थोड़ी चपटी है और अंडे के आकार का है। हम लोग छोटे क्लास में 4-5 में अवश्य पढ़े होंगे कि पृथ्वी हमारी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ये थोड़ी सी अंडे के आकार की है। अब इसमें देखते हैं भैया बहनों, ये अक्ष, ये ग्लोब में आप देखते हैं इसके नीचे अक्ष है जो हमारी दक्षिणी ध्रुव है और ये ऊपर एक किली है, ये हमारी उत्तरी ध्रुव है। ग्लोब में ये ऊपर की दिशा को हम उत्तर और नीचे हम दक्षिण दिशा को जानते हैं। और ये जो बनाया गया तीर से ये अक्ष है। अक्ष का मतलब क्या है? किली, धुरी, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी किली पर दैनिक गति करती है। हमेशा पृथ्वी चलायमान है, ये दैनिक गति करती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन रात बनता है। और यही पृथ्वी दैनिक गति करती हुई सूर्य का एक परिभ्रमण करती है, यानी एक वर्ष में ये पृथ्वी हमारी सूर्य का एक वर्ष में परिभ्रमण करती है, तो वर्ष का निर्माण होता है। अर्थात पृथ्वी के दैनिक गति को घूर्णन और पृथ्वी के वार्षिक गति को परिक्रमण, ये हम लोग पृथ्वी की गतियां तीसरे पाठ में पढ़ेंगे, परंतु इससे कुछ इसका आशय भी था। तो भैया बहनों हम देखते हैं तो भैया बहनों इसके बाद हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जो ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींची जाती हैं, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर ये रेखाएं खींची जाती हैं, ये क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम
अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। आप देखेंगे दोनों ग्लोब, इस हमारे ग्लोब के ऊपर दो ग्लोब बनाया गया है। आप देखिए इसको, इस ग्लोब के ऊपर 2 ग्लोब बनाया गया है। इसमें ये क्या है, ये ऊपर से नीचे की ओर ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, जो ये है। और इसी ग्लोब में ये पश्चिम से पूरब की ओर अर्थात क्षैतिज रूप में जो हमारे रेखाएं खींची गई हैं, इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भैया बहनों, इसकी संख्या 360 है अक्षांश की, और देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है। अब हम लोग देखते हैं कि एक ग्लोब में, ये जैसे माने सादा ग्लोब है, इसमें संसार का दृश्य दिखाया गया है। अब ये सादे ग्लोब में हम जब उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींचते हैं तो सबसे जो मुख्य रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मानक मध्याह्न रेखा। जो सबसे मुख्य रेखा है 0 अंश का, इसको हम मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो ग्लोब को ये भी बीचों बीच भाग से बांटता है। इसको हम यहाँ से किसी देश के मानक समय का निर्धारण करते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। दूसरे ग्लोब में आप देखते हैं कि इस ग्लोब को अर्थात पृथ्वी को ये पूरब से पश्चिम एक रेखा खींचा गया है। आप देखते हैं यह रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इससे हमारा गोलार्धों का निर्माण होता है। अब ये रेखा क्या है, इसका नाम कौन जानता है? कौन भैया बहन बताएंगे? इस रेखा को नाम कोई जानता है? चलो आप बताइए रमेश, इस रेखा का नाम क्या है? बहुत ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक है, आपने उत्तर दिया विषुवत रेखा। इस रेखा का नाम विषुवत रेखा है। चलिए आप ऋषि कुमार बताइए, इस रेखा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? भूगोल में दूसरा नाम क्या रखा गया है? आप बताइए। चलिए आप बताइए। ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं। इस रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, सब समझ गए? इस जो पृथ्वी के बीचों बीच भाग से हम खींचते हैं, इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस प्रश्न को सब जान गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं उत्तरी ध्रुवों की ओर ये कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव की ओर अर्थात इस विषुवत वृत्त के ऊपर कर्क रेखा और जो उत्तरी ध्रुव में है, और दक्षिणी ध्रुव के नीचे मकर रेखा ये है। इसके बाद जो हमारे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं ये ग्लोब पर, ये 15-15 डिग्री का, ये 15 छक्का 90, और फिर यहाँ विषुवत वृत्त से फिर यहाँ ध्रुव तक 15 छक्का 90, 90 और 90 180। इधर भी इस गोलार्ध में भी 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 यानी 80 और 90 और 90 180, और इधर 180 180 360। ये हमारा हम लोग गणित में पढ़े होंगे कि एक सर्किल का ये कितने अंश का डिग्री का कोण बनता है, तो 360 का। इस प्रकार से इतना हम लोग यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारा ये पृथ्वी का एक प्रतिमूर्त जो ग्लोब पर अंकित है, ये ग्लोब किसी देश के स्थिति को कैसे बताता है। हम देखते हैं एक सादे वृक्ष पर, ग्लोब पर ये अक्षांश रेखाएं दर्शाया गया है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये विषुवत वृत्त के ठीक समानांतर दोनों गोलार्धों में ये खींचा गया है। ये अक्षांश रेखाएं एक ग्लोब पर अक्षांशों को दर्शाता है, और ये इसकी संख्या 360 है। 20, 40, 60, 80 इतने के अंतराल पे इस पर दिखाया गया है, जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को व्यक्त करता है, और विषुवत वृत्त के दोनों ओर खींचा गया है। इस प्रकार से शून्य अंश अक्षांश को ये भी दर्शाता है,
चूंकि विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अक्षांश समांतर रेखाएं इसको भी हम कहते हैं। इस प्रकार से हम अब आते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। एक ग्लोब में कौन कौन से हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो विषुवत वृत्त 0 अंश से उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव 90 अंश, हम दोनों पहले बता चुके हैं उसमें कि उत्तर ध्रुव 90 अंश 15 छक्का 90 और फिर दक्षिण ध्रुव 15 छक्का 90 90 90 180 और 180 इधर भी, दोनों मिलकर के 180 180 360, यही हमारे 4 भागों में 90 अंश का एक भाग, 90 अंश का एक भाग, ये 90 अंश का एक भाग, एक 90 अंश, यही उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिम ये गोलार्धों को ये हमारा अंकित करता है। जैसे दूसरा 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तर और दूसरा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर 23.5 अंश दक्षिण, अर्थात विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर और दक्षिण, विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त निहित है, स्थित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध, भैया बहनों ताप से मतलब है तपन से, प्रकाश से, तपांतर से। ताप पृथ्वी के ताप कटिबंध, पहले इसको हम समझेंगे कि पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये भौगोलिक भाषा में ताप कटिबंध एक बढ़ा चढ़ा करके बड़ा ही साहित्यिक रूप में बताया गया है। लेकिन ताप कटिबंध से मतलब है कि जैसे हम अपनी कहीं अग्नि जलाते हैं और उसके नज़दीक बैठते हैं तो हमको भैया बहनों अधिक ताप लगता है, थोड़ा सा दूर बैठते हैं तो कम लगता है, ज़्यादा दूर बैठते हैं तो केवल हम उस अग्नि को देख पाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा उसका अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा देश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार अपने सीधे लंबवत रूप में स्थित होता है, तो उस देश में क्या होता है? अधिक तापमान होता है, अर्थात उस देश में ताप अधिक होता है और वहाँ के लोग अधिक तप से परेशान होते हैं, काले होते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध में आप 7 महाद्वीपों के नाम पढ़ेंगे तो दक्षिणी ये अफ्रीका महाद्वीप में आप देखते हैं कि सबसे अधिक उष्ण कटिबंध है। वहाँ के मोजाम्बिक देश है, किंशसा, कटंगा, बुरुंडी, दार एस सलाम, कीनिया, नैरोबी, मिस्र, काहिरा, जिम्बाब्वे, ये सभी देश क्या हैं? एक उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित हैं। वहाँ के लोग, अर्थात ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका के लोग काले होते हैं। भैया बहनों इसकी पहचान क्या है? वहाँ पर उष्णता ज़्यादा होती है जिसमें लोग परेशानियों का महसूस करते हैं और वहाँ के लोग ऐसे ही अमूमन काले होते हैं। हम लोग भी अपने ही देश में गर्मी के दिनों में दिन भर हम लोग घूमेंगे धूप में, तो आप आ करके देखिए अपने ऐनक में, तो हमारा मुंह और चेहरा काला होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है। तो ध्रुवों की ओर जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अर्थात किरण का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ के लोग एक सामान्य रूप से जीवन का आनंद लेते हैं और शीतोष्ण, और वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्या है? और शीत कटिबंध, जहाँ पर ध्रुवों के दोनों ओर, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अर्थात ये ध्रुवों में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के यानी क्षितिज से कम दूरी पर जाता है, अर्थात सूर्य कम ऊपर की ओर जाता है और उसी वृत्त में रह जाता है, तो वहाँ पर शीत कटिबंध होता है। वहाँ के लोग काफ़ी ठंडक का महसूस करते हैं। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ये देश क्या हैं? ये ठंडे देश हैं। आगे बढ़ते हैं, देशांतर। अब देखते हैं भैया बहनों, ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जैसा कि आप
को मैंने पहले बताया था कि ये 15 दूनी 30, 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, यहाँ तक 90 और यहाँ तक 90, ये 90 90 180 और इधर 90 90 180, अर्थात ये 360 अंश का ये ग्लोब है। इस ग्लोब में हमारे एक देश के स्थिति को हम दर्शाने वाला ये पार्ट है, जिसको हम लोग देश के कौन सा देश, विश्व का कौन सा देश कितने अंश पर स्थित है, इसको हम देख पाते हैं। इस प्रकार से 20 अंश दक्षिण और स्थित इनकी सही स्थिति जानने के लिए हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा देश कितने अंश पर स्थित है। ऐसे तो 15 अंश के अंतराल पर 1 घंटे का अंतर होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार के मानवों का अध्ययन हम करते हैं। तो जैसे प्रमुख अर्थात जैसे देशांतरी याम्योत्तर लंबाई समान होती है, हम देखते हैं कि प्रमुख याम्योत्तर किसे कहते हैं। यह देशांतर 0 अंश हमारे 180 अंश पश्चिम की गणना करता है। याम्योत्तर का मतलब यह है कि मानक अर्थात मानक रेखाएं, जैसे एक ग्लोब पर हम उसके ठीक बीचों बीच भाग में, जैसे ये गैप देकर बनाया गया है, देखिए ये गैप देकर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है, ये हमारा मानक याम्योत्तर है। ये पूरब से पश्चिम नहीं है बल्कि उत्तर से दक्षिण है। ये क्या होता है, ये समय का 0 अंश समय का निर्धारण करता है। यहाँ से किसी देश के समय को निर्धारित करते हैं। अपने देश में वो मानक रेखा कौन सी है या मानक समय को बताने वाला कौन सा शहर है जहाँ से हमारे इस समय को निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानचित्र में ये मानव को निर्धारण करने वाला वह गोलार्ध, वह वृत्त, जिसमें हम यह पाते हैं कि जैसे इलाहाबाद के नज़दीक जो हमारा शहर है, उसके पास से जो रेखा गुजरती है उसको हम मानक मध्याह्न रेखा, वहाँ जो है ये समय का निर्धारण वहीं से होता है। इस प्रकार से हम एक ग्लोब पर विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति को देख पाते हैं और कौन सा देश किस प्रकार से ये कहाँ, जैसे हमारे इस विश्व के मानचित्र में भारत, ये भारत हम देख रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी करना आवश्यक होता है कि विश्व के मानचित्र दिया जाएगा तो भारत देश को अंकित करिए, ऑस्ट्रेलिया को अंकित करिए, अमेरिका को, और हमारे महासागर कहाँ हैं, हिंद महासागर कहाँ है। तो हिंद महासागर भैया बहनों देखते हैं कि हमारे भारत के ठीक नीचे आप देख रहे हैं श्रीलंका है और हमारा हिंद महासागर है। ये हम हिंद महासागर के स्थिति को देख पाते हैं। और भी आगे जब नक्शा की बात आएगी तो हम लोग आगे इसके बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इस प्रकार से देशांतर और समय, देशांतर और समय का मतलब है कि ग्रीनिच पर प्रमुख याम्योत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि हम ये देखते हैं कि आगे के रूप में हम ये प्रत्येक अक्षांशों पर 15-15 अंश का अंतर होता है। तो 15 चौके 60 अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। यानी वहाँ सुबह के 11 बजे हो गए और इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होती है। इस प्रकार से हम इसको समझने के लिए और भी गहरे से पाठ को पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझते रहेंगे। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। इस प्रकार से हम लोग एक चीज को देखेंगे कि मानक समय, भारतीय मानक समय क्या होता है। भैया बहनों, 82.5 अंश पूर्वी अर्थात 82 अंश 30 डिग्री
पश्चिम को मानक यामोत्तर माना गया है, मानक का निर्धारण किया गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। अर्थात भारतीय जो भारत का चित्र है, हमारा मानचित्र, इसमें दिखाया गया है मानक यामोत्तर। अर्थात ये वो कौन सा स्थान है, तो हमारे भारत में इलाहाबाद है, वहाँ से मानक का निर्धारण होता है। इस प्रकार से भैया बहनों, हम लोग ग्लोब के माध्यम से अपने देश की स्थिति और विश्व के किस भाग में किस प्रकार के लोगों की स्थिति होती है, ऐसे स्थितियों को हम लोग जान पाए। और भी अधिक जानने के लिए हम लोग पाठ को एक बार 2 बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ये ग्लोब क्या है, 15 उत्तर क्या है, 90 उत्तरी अक्षांश क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, विषुवत वृत्त क्या है, और भूमध्य रेखा क्या है, मानक मध्याह्न रेखा क्या है। ये सभी प्रकार के आप देखते हैं एक ग्लोब पर एक चपटी सी ग्लोब बनाया गया। इस ग्लोब में ये उत्तर से पड़ी पाई यानी पड़ी लकीर खींची गई है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये जो रेखाएं पड़ी रेखाएं खींची गई हैं भैया बहनों, इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 360 है, और ये पूरे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है। इस प्रकार से ग्लोब मानचित्र का दर्शन करते हुए हम लोगों ने ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो बार बार इस पाठ को ललक से अपने अंदर एक इच्छा प्रकट करके पढ़ेंगे और समझेंगे, तो और जो बताया गया है उससे ज़्यादा भी इसमें आप समझेंगे, और पढ़ेंगे तो एक रोचकता पैदा होगी। इस प्रकार से भैया बहनों ये पाठ संपन्न हुआ। हम लोग इस प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ करके आज इस प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे और उसके उत्तर को आप लोग लिख लेंगे। परंतु अपने सादे पेज पर, जो एक पेज सादा एक पेज रुलदार है, तो रुलदार वाले पर प्रश्न उत्तर लिखेंगे और सादे पर चित्र बनाएंगे। चित्र में ग्लोब मानचित्र बनाएंगे और ग्लोब का फिर दोनों ग्लोब जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सम्मिलित जाल बनाया गया है, ये रेखाओं का जाल बनाया गया है। अर्थात जाल से मतलब क्या है कि सभी रेखाएं खींची गई हैं, उन रेखाओं वाली ये ग्लोब भी हम बनाएंगे और प्रश्नों का उत्तर हम आज दे रहे हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। बहुत धन्यवाद।